नमस्कार दोस्तों। चिल स्क्रीम्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां डर आपके दिल की धड़कनें तेज कर देता है और रातें भयानक सपनों से भर जाती हैं। हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं नए और डरावने किस्से जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगे। अंधेरे की दुनिया में कदम रखिए और हमारे साथ इस भयानक सफर का आनंद लीजिए। तो चलिए, लाइट बंद कर दीजिए और अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए। तैयार हो जाइए डरने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। चिल स्क्रीम्स, यहाँ हर कहानी होती है डर से भरपूर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी हम सभी के लिए एक सबक है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के लालच में आकर हम कितनी बड़ी गलती कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि झूठ बोलकर और दूसरों पर भरोसा न करके हम अपने आप को बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं? आइए, आज हम सुनेंगे 19 साल के अंकित की इस डरावनी हिंदी कहानी में, जिसने पैसों के लालच में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। अंकित ने एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके बड़ी गलती की, जिसकी सजा उसे अपनी जान से भी भारी पड़ी। ये कहानी 19 साल के अंकित की है। अंकित का 1 साल पहले दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह एक छोटे शहर से आता था और उसके परिवार की हालत पैसों के मामले में कुछ अच्छी नहीं थी। अंकित के पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे और वह बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। इसके लिए वह कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ एक नौकरी भी करता था। इससे केवल अंकित के रहने खाने पीने का खर्चा निकलता था। उसके साथ पढ़ रहे उसके कॉलेज के दोस्त बाहर घूमने जाया करते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण अंकित कभी उनके साथ बाहर नहीं जा पाता था। एक दिन अंकित के कॉलेज के दोस्त ने उसे एक आदमी से मिलवाया। वह आदमी एक ब्रोकर था जो लोगों से पैसे लेकर उनके पैसे 1 महीने बाद डबल कर देता था। अंकित को पैसे जल्दी कमाने का तरीका मिल गया। फिर अंकित ने अपने रिश्तेदार से झूठ बोलकर 50,000 रुपए का कर्जा ले लिया। उसने सारे पैसे उस आदमी को दे दिए, लेकिन वह आदमी अंकित के 50,000 रुपए लेकर भाग गया। अंकित के मन में टेंशन होने लगा कि उसने जो 50,000 रुपए उधार लिए हैं वह कैसे चुकाएगा। इतना सब होने के बाद अंकित डर के कारण वापस अपने गांव चला गया। गांव जाकर उसने अपना फ़ोन नंबर भी बंद कर लिया। एक दिन जब वह टीवी देख रहा था, तब टीवी अपने आप चालू बंद होने लगा। अंकित उठकर जब टीवी के पास गया तो टीवी जोर से फट गया और उसमें आग लग गई। अंकित ने जल्दी से टीवी के ऊपर पानी डाला, लेकिन उसके कमरे में धुआं हो गया और उस धुएं के अंदर अंकित को एक आदमी की काली परछाई दिखी। उसे देखकर अंकित बहुत डर गया। उसने डरते डरते पूछा, कौन है वहां? कौन है? लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ दिखी 2 लाल आंखें जो धीरे धीरे अंकित की ओर आ रही थी। अंकित ये सब देखकर बहुत डर गया और फिर वह अपने कमरे से निकलकर छत की ओर भागा। लेकिन वह काली परछाई धुएं के साथ साथ अंकित के पीछे ही आ गई। धीरे धीरे उस परछाई में अंकित को एक चेहरा दिखने लगा। वह चेहरा बहुत सफेद हो गया था, जैसे किसी ने उसे जमा दिया हो। उसकी आंखें बहुत लाल थीं और इसे देखकर अंकित बहुत डर गया। वह बूढ़ा आदमी अंकित की ओर आने लगा। जैसे जैसे वह बूढ़ा आदमी अंकित की तरफ आ रहा था, अंकित डर के कारण पीछे चला जा रहा था। इतने में अंकित का पैर किसी चीज पर फिसला और वह छत से नीचे गिर गया। जब अंकित को होश आया तो उसने देखा कि वह हॉस्पिटल में था। उसकी रीढ़ की हड्डी और दोनों पैर टूट चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि अंकित अब कभी भी चल नहीं सकता है। फिर अंकित ने अपनी माँ को हॉस्पिटल में बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। वह बूढ़ा आदमी जिसे अंकित ने पिछली रात देखा था, वही आदमी था जिससे अंकित ने 50,000 रुपए उधार लिए थे। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही अच्छा इंसान था और अंकित को अपने पोते की तरह प्यार करता था। अंकित ने उस बूढ़े आदमी से मदद मांगी थी और उसने 30 दिन के लिए अंकित को 50,000 रुपए उधार दे दिए थे। लेकिन पैसा गंवाने के बाद अंकित बिना कुछ बताए वापस गांव चला गया। उस बूढ़े आदमी की तबीयत खराब हो गई थी और उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। उसने अपना इलाज तो करवा लिया, लेकिन घर का किराया नहीं दे पाया। इसी कारण उसे मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। वह बूढ़ा आदमी एक रात भी दिल्ली की सर्दी नहीं झेल पाया और फुटपाथ पर मर गया। उस बूढ़े आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं था,
इसलिए उसकी मौत का पता किसी को नहीं चला और उसके शरीर को लावारिस बताकर जला दिया गया। अंकित ने जो किया वो बहुत गलत था। उसने पैसों के लिए एक अनजान आदमी पर भरोसा किया और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अब वह कभी भी चल नहीं सकता था। दोस्तों, ये कहानी हम सभी को एक बड़ा सबक सिखाती है। जीवन में कभी भी पैसों के लालच में मत आना। पैसे कमाने के लिए कभी भी गलत रास्ता न अपनाना। अंकित ने पैसे कमाने के लोभ में एक अनजान आदमी पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। उसने झूठ बोलकर अपने रिश्तेदार से पैसे उधार लिए और फिर उन पैसों को डुबा दिया। इस कारण उसके साथ बहुत बुरा हादसा हो गया। वह कभी चल नहीं पाया और उसका जीवन बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली भयानक कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी डरावनी लगी होगी। तो अगर आप में से किसी के पास कोई डरावनी कहानियाँ या कोई वास्तविक भयानक घटनाएं हैं तो कृपया उन्हें हमारे फेसबुक पेज पर भेजें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम आपकी कहानी आपके नाम के साथ हमारे अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। अब बारी है दूसरी कहानी की। चलिए शुरू करते हैं दूसरी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुराना घर और उसके रहस्यमयी राज क्या हो सकते हैं? यह कहानी आपको 1911 के लंदन में ले जाती है, जहां एक पुराना घर, उसके अजीब मालिक मिस्टर इब्ने और एक मासूम लड़का अरुण का मिलन होता है। इस घर के आसपास का माहौल बहुत ही डरावना होता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक भय का माहौल है या फिर कुछ और भी है जो आंखों से ओझल है? इस घर में छुपी हुई रहस्यमयी बातें, भूतिया कहानियां और मिस्टर इब्ने का राज आपको हैरान कर देगा। ये कहानी नहीं सिर्फ एक दुनिया की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है, बल्कि यह एक ऐसे राज का पर्दाफाश है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि असल में कौन है इस भूत की कहानी का असली शिकार। 1911 की बात है। शाम का समय था। लंदन में एक घर था। उस घर के सामने एक बड़ा बगीचा था। उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उस घर के आसपास का माहौल बहुत डरावना था। एक लड़का उसी घर के सामने खड़ा हुआ था। लड़के ने उस घर की डोर बेल बजाई और किसी के आने का इंतजार करने लगा। उस लड़के के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मरने से पहले उसके माता पिता ने उसको उनके चचेरे भाई मिस्टर इब्ने के पास रहने के लिए छोड़ दिया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर इब्ने को अकेले रहना पसंद था। वह किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे। लड़के के डोर बेल बजाने के बाद मिस्टर इब्ने ने घर का दरवाजा खोला और वह उसे देखकर खुश हुए। लड़के का नाम अरुण था। मिस्टर इब्ने ने कहा, तुम बहुत थक गए होगे, आओ चलो नाश्ता कर लो। अरुण ने कहा कि उसे भूख नहीं लगी है। फिर बातचीत के दौरान मिस्टर इब्ने ने अरुण से पूछा, बेटा तुम कितने साल के हो? तुम्हारा क्या नाम है? अरुण ने कहा, मैं अगले जन्मदिन पर 12 साल का हो जाऊंगा। मिस्टर इब्ने ने उसकी जन्म तारीख पूछी और उसे खुश करने को कहा, पक्का तुम 12 साल के हो जाओगे ना? उन्होंने बताया कि वह यह सब बातें लिख कर रखते हैं ताकि उन्हें यह सभी ज़रूरी तारीखें याद रहें। फिर मिस्टर इब्ने ने अपने नौकर से कहा कि अरुण को मिसेस बंच के कमरे में ले जाओ। मिसेस बंच इस घर की सबसे खुश दिल इंसान थी। अरुण को मिसेस बंच से बात करके बहुत अच्छा लगा। मिसेस बंच 55 साल की थी और वह इस घर और मिस्टर इब्ने के बारे में सब कुछ जानती थी। मिसेस बंच ने अरुण को इस घर के बारे में सारी जानकारी दी और अब अरुण को इस घर में रहते हुए 2 महीने हो गए थे। एक दिन अरुण मिसेस बंच के कमरे में बैठा हुआ इस घर के बारे में सोच रहा था। उसने मिसेस बंच से पूछा, क्या मिस्टर इब्ने अच्छे इंसान हैं? मिसेस बंच ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मिस्टर इब्ने जैसा कोई अच्छा इंसान नहीं देखा है। वे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तुमसे पहले भी एक लड़की और एक लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया है। अरुण ने कहा, मुझे उनके बारे में कुछ बताओ। मिसेस बंच ने कहा, मैं लड़के के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मिस्टर इब्ने उस लड़की को एक दिन अपने साथ लाए थे और वह हमारे साथ 3 हफ्तों तक रही। लेकिन एक दिन वह सुबह अचानक ही कहीं चली गई। अरुण ने कहा, मुझे लड़के के बारे में कुछ बताओ। मिसेस बंच ने कहा, मुझसे पहले काम कर रहे नौकरों ने उसके बारे में बताया कि एक दिन उसे लाए थे और वह भी एक दिन कहीं चला गया था। वह कहाँ गया किसी को नहीं पता चला।
उसी रात अरुण ने एक सपना देखा कि वह इस घर की छत पर है। जब वह छत पर गया तो वहां एक पुराना बाथरूम था और उसका दरवाजा शीशे का था। उसे बाथरूम के अंदर एक लड़की लेटी हुई दिखाई दी और उसका शरीर बहुत गंदा सा लग रहा था। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर थे। अरुण उसे देख रहा था कि वह लड़की अचानक से रोने लगी और उसके दोनों हाथ अरुण की ओर बढ़ने लगे। फिर अचानक से अरुण की आंख खुल गई। उसने देखा कि वह उसी बाथरूम के सामने खड़ा है। फिर से हिम्मत जुटाकर उसने बाथरूम के अंदर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। उसने अपने सपने के बारे में मिस्टर इब्ने और मिसेस बंच को बताया। उन्होंने नौकरों से कहा कि वह बाथरूम के दरवाजे पर पर्दे लगा दें। फिर कुछ दिनों तक अरुण को और कोई सपना नहीं आया। एक दिन अरुण उठा तो उसने देखा कि मिसेस बंच उसका नाइट सूट सिल रही थी। मिसेस बंच ने उससे कहा, तुमने कपड़े बुरी तरह कैसे फाड़ लिए? अरुण को नहीं पता था कि उसके कपड़े कैसे फटे। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि ये निशान कैसे आए, पर ऐसे निशान मेरे कमरे के दरवाजे पर भी हैं। मिसेस बंच ने देखा कि वे निशान वहां पर थे, पर वे निशान बहुत ऊपर थे। फिर उसने कहा, मिस्टर इब्ने को यह मत बताना। अगले दिन मिसेस बंच के कमरे में एक नौकर आया जो कभी कभी आता था। उसने मिसेस बंच से कहा कि अगर मिस्टर इब्ने को ड्रिंक चाहिए तो वह अपने आप जाकर ले, क्योंकि बेसमेंट में कुछ है। वह नहीं जानता कि क्या है, पर कुछ है। अब वह वहां पर और नहीं जाएगा। फिर उसने अरुण को देखा और बात को बदल दिया और चला गया। अब अरुण को आए हुए 6 महीने हो गए थे। एक दिन मिस्टर इब्ने ने अरुण से कहा, बेटा, आज शाम तुम मेरी लाइब्रेरी में आ सकते हो। रात को 11 बजे तुम आ जाना। ये बात किसी को भी नहीं बताना। अरुण बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि मिस्टर इब्ने उसे क्या दिखाने वाले हैं। रात को अरुण लाइब्रेरी के दरवाजे पर गया और दरवाजे को खटखटाने लगा। अंदर से थोड़ी देर तक कुछ आवाज आई, फिर वह अपने आप बंद हो गई। फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। अरुण ने देखा कि मिस्टर इब्ने एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके बाएं ओर एक छेद था। उनके हाथों पर ना ही कुछ खून था और ना ही टेबल पर रखे चाकू पर था। टेबल पर एक पन्ना पड़ा हुआ था। अरुण ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, हजारों साल पहले लोगों ने एक तरीका देखा जिससे वह इस दुनिया पर राज कर सकते थे और उड़ सकते थे, पर यह जादू से हो सकता था। इसके लिए 3 जवान 15 साल के छोटे लड़कों के दिल निकालना पड़ेगा। मैंने पहले एक लड़के रमेश को 24 मार्च 1891 को मारा, फिर एक लड़की राधा को 23 मार्च 1905 को मारा, और आज रात 24 मार्च 1912 को जो मेरे लिए अपनी जान देगा वह लड़का मेरा भतीजा अरुण है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि उनको किसने मारा। किताब ने मुझे बताया है कि उन बच्चों के भूत मेरा दिल लेने के लिए वापस आएंगे। अरुण ने पढ़ना बंद कर दिया और वह अपने कमरे में चला गया। अब कई साल हो गए मिस्टर इब्ने को मरे हुए, पर किसी को नहीं पता कि उनको किसने मारा। ये बात सिर्फ अरुण को पता थी। इस डरावनी कहानी का अंत हुआ मिस्टर इब्ने के राज का खुलासा होते हुए। उनका मकसद, उनका जुनून और उनके किए गए अपराध ने हमें यह सिखा दिया कि इंसान अपने लालच में कितना अंधा हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी दूसरी खौफनाक कहानी। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब बारी है तीसरी और आखिरी कहानी की। तो अंधेरे में अपनी जगह आराम से बैठ जाएं और तैयार हो जाएं हमारी तीसरी कहानी के लिए। चलिए शुरू करते हैं तीसरी कहानी। क्या आपको विश्वास है भूत प्रेत पर? क्या आपने कभी सुनी है भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी? अगर नहीं तो ये कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी, जहां डर और भय एक साथ मिलकर व्यक्ति को हिला देते हैं। ये है वह भूत की कहानी जो आपको कभी नहीं भूलने देगी। ये कहानी है एक 12 साल के बच्चे अनुज की, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वह अपने नाना नानी से मिलने जाता है और उसके माता पिता को अर्जेंट काम होने के कारण वे उसे वहां छोड़कर वापस शहर चले जाते हैं। अनुज अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। एक शाम को वह जंगल के रोड की साइड खेल रहा था। शाम होने वाली थी। उत्तराखंड की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके चीरने लगे थे। अनुज घर की ओर जाने की सोच रहा था। इतने में उसके पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी।
जिसने अनुज का ध्यान अपनी ओर खींचा और वह बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली सी लग रही थी। और वह आवाज़ बढ़ती चली गई। फिर उसे झाड़ियों की ओर से एक सफ़ेद कपड़े पहने हुई औरत उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसकी कोई चेहरा नहीं था। अनुज उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसकी बेहद अधिक डरावनी आवाज़ से अनुज के पैर वहां पर जम से गए। अनुज डर के मारे वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। फिर वह औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे में गायब हो गई। अनुज डर के मारे वहां पर खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर में वह होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक अनुज को अपनी आंखों पर और जो देखी घटना पर यकीन नहीं हो रहा था और उसकी हालत खराब थी। रास्ते में चलते हुए वह यह सोच रहा था कि जो उसने देखी वह कैसे इसे बयां करेगा। फिर अनुज घर पहुंच गया और वह उसके साथ हुई घटना को अपने नाना नानी को बहुत अच्छी तरह से सुनाने लगा। उसके नाना नानी उस घटना को सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने लगे। अनुज अपने नाना नानी के रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनुज की नानी ने अनुज को खाना खिलाया और उसके नाना बिना कुछ बताए घर से बाहर चले गए। उनके रोने और नाना के बाहर जाने के बारे में अनुज को कुछ नहीं बताया, हालांकि अनुज ने अपनी नानी से बार बार पूछा था। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस आ गए और अनुज को गले लगाकर फिर से रोने लगे। उसके नाना ने उसे बताया कि जो उसने जंगल में औरत देखी थी वह एक छलावा है। छलावा की आत्मा जो अपना रंग रूप बदलकर शिकार करती है। वह आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस बार उसने तुम्हें शिकार के रूप में चुना है। वो आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है उसे वह पहले से ही दिखाई देती है। ये उस आत्मा की खूबी है और जिसे वह शिकार के रूप में चुनती है उसे वह या तो गायब कर देती है या उसे मार देती है। वह किसी बहाने से उस व्यक्ति को जंगल की ओर बुलाती है। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को मालूम नहीं है और आज तक किसी को मालूम भी नहीं लगा है। जो व्यक्ति आज तक उस आत्मा के नज़र में आया है वह बच नहीं पाया है और अनुज उसका अगला शिकार होने वाला है। अनुज के नाना फूट फूट कर रोने लगे और वह अपने अंदर साहस पैदा करके अनुज को कहने लगे कि बेटा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पास के एक तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूँ जो आपकी बुरे साए से रक्षा करेगा और मैंने आपके मम्मी पापा को भी फ़ोन कर दिया है। वह कल आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। ये कहकर अनुज के नाना ने वह लोबान कमरे के कोने में जला दिया। लोबान जलाने के बाद अनुज के नाना ने कहा कि कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो जाए पर दरवाज़ा नहीं खोलना है। ये कहकर नाना ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अनुज अंधेरे कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। वह कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था और उसे अपने नाना नानी के रिएक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो उस आत्मा का हुआ हादसा था वह उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा था। उसके कानों में वह खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थीं और उसे बहुत ही डर लग रहा था। वह दिन होने का इंतज़ार कर रहा था। उसके ठीक 2 घंटे बाद दरवाज़ा खटखटाने की बाहर से आवाज़ आई, अनुज बेटा, अनुज बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बेटा, अब खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बात को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है। फिर उसे नाना की बताई हुई बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए परंतु गेट नहीं खोलना है। इतने में ही उसके कमरे में से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वह बदबू उसी लोबान से आ रही थी। अनुज बहुत घबरा जाता है और फिर वही गेट के बाहर से आवाज़ आती है और वह इसी डर से वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन अनुज के माता पिता उसे वहां से ले जाते हैं और अनुज के नाना नानी फिर चैन से रह पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे अनुज को मौत के मुंह से बचा लाए हैं। अनुज के साथ घटी उस घटना के बाद लगभग 1 साल बीत जाता है। अब अनुज उस सदमे से बाहर निकल चुका है, लेकिन वह फिर कभी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता। हालांकि उसका अपने नाना नानी से गहरा लगाव है, परंतु उसके घर वाले मानते हैं कि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए अनुज के पिता गांव जाकर वह लोबान लाते हैं जिसे उसके नाना अपने घर पर जलाया करते थे। अनुज के पिता इसे अपने घर में प्रतिदिन सुबह जलाते हैं। फिर एक दिन अचानक अनुज की नानी का फ़ोन आया और उसे बताया गया कि उसके नाना की तबीयत खराब है। उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ उनके पास जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा
तो वह साया अभी भी उसके ऊपर छाया हुआ था। एक दिन किसी बहाने से अनुज जंगल की ओर चला गया और वहीं उस आत्मा ने उसे मार डाला। जब हम किसी पुरानी कहानी या लोक कथा को सुनते हैं, हम सोचते हैं कि यह सिर्फ कहानी होगी, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें यकीन दिलाती हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समझ से परे हैं। अनुज की यह भारत की सबसे डरावनी कहानी हमें यही सिखाती है कि प्रकृति और उसके राज कभी भी समझ में नहीं आते। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे बस की नहीं। अनुज का अनुभव और उसकी मौत हमें यही सिखाती है कि कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारे परिवार वाले हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो उनकी जान की भी बाजी लगाना हो। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि यह भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी आपको कभी नहीं भूलने देगी। तो दोस्तों, आज की हमारी डरावनी कहानियां यहीं समाप्त होती हैं। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आईं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें अपनी राय और डरावनी कहानियाँ हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर भेजें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपकी कहानियाँ हमारे अगले एपिसोड में सुनने का इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलेंगे अगली बार एक और भयानक सफ़र के साथ। तब तक के लिए अंधेरे में सुरक्षित रहें और अपने आसपास की हर अजीब चीज़ पर ध्यान दें। धन्यवाद और शुभ रात्रि।